हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर साइकोलॉजी के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का वीडियो पार्ट 2 और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन की क्या क्या सिद्धांत हैं और मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के ये 6 मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें से पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और थर्ड है अंतर्नोद का सिद्धांत, चौथा है प्रोत्साहन का सिद्धांत, पांचवा शरीर क्रिया सिद्धांत और छठा है मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को हम समझ लेते हैं, किन्होंने इन सिद्धांतों को दिया है और इन सिद्धांतों में क्या बात कही गई है। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैकडूगल ने, किया था 1908 में किया था। इस सिद्धांत में मैकडूगल ने यह बताया था कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और इन मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि मैकडूगल ने इस सिद्धांत के अंदर कहा था कि जो मानव होता है उसके अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती है जो उसके सभी विचारों के लिए और जो भी वह कार्य करता है उसके लिए एक प्रेरक का काम करती है। यानी जो जन्मजात प्रवृत्तियां वही उसके विचारों को उत्पन्न करने का या जो भी वह कार्य कर रहा है उसमें प्रेरणा का काम करती है। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती है वे एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह होती है जो कि उस मनुष्य के व्यवहार को स्पष्ट करती है। यानी कि यह जो मूल प्रवृत्तियां होती है, जो जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, उनको उसके अनुकूल जो वातावरण मिलता है तो वे प्रवृत्तियां जागृत हो जाती है और उस मनुष्य के व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो यह है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो कि मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट आता है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत दिया था हल के द्वारा। हल के अनुसार जो मनुष्य है उसकी शारीरिक आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न करती है और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्नोद कहते हैं। यही अंतर्नोद व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हल कहते हैं कि कोई भी जो मनुष्य है उसके अंदर जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसके भीतर की जो नीड है, जो कमी है, उसके कारण उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक टेंशन उत्पन्न होती है, एक बेचैनी उत्पन्न होती है और यह जो तनाव होता है यही अंतर्नोद होता है। इस अंतर्नोद के कारण ही वह विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होता है जिससे कि वह अपने अंदर उत्पन्न तनाव को कम कर सके या समाप्त कर सके। तो यह अंतर्नोद का सिद्धांत दिया था हल ने। नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इनके अनुसार अभिप्रेरणा के 2 मुख्य कारक होते हैं। पहला कारक है मूल प्रवृत्ति और दूसरा कारक है अचेतन मन। अब ये जो मूल प्रवृत्ति वाला कारक है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक इरोस प्रकार का, एक थैनाटोस प्रकार का होता है। उसका मतलब होता है जीवन मूल प्रवृत्ति, ये जीवन मूल प्रवृत्ति होता है और जो थैनाटोस होता है उसका मतलब होता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। यह जो इरोस होता है, जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, यह व्यक्ति को किसी संरचनात्मक कार्य करने के लिए, सृजन के कार्य के लिए, निर्माण के कार्य के लिए प्रेरित करती है, यह जीवन मूल प्रवृत्ति। और जो थैनाटोस की प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर थैनाटोस की जो प्रवृत्ति है वह विध्वंसकारी, विनाशकारी कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। और ये जो दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, इरोस और थैनाटोस, इन दोनों के पीछे अचेतन मन ही कार्य करता है। अचेतन मन में क्या है, उसके अनुसार इरोस की प्रवृत्ति जागृत होती है, उसी के अनुसार थैनाटोस की प्रवृत्ति जागृत होती है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या है, उनके क्या नाम है। तो ये इरोस और थैनाटोस मूल प्रवृत्ति है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड के अनुसार, जिसे दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट थ्योरी है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वोल्स और कॉफमैन ने किया था। इनके अनुसार
मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में निश्चित वस्तुएं उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ कई वस्तुएं हैं, कई लोग हैं, कई प्रेरक बातें हैं जो उसे विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि वह प्रोत्साहित होता है और उस कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, प्रयास करता है, क्रियाशील होता है। तो ये जो उसके आसपास की वस्तुएं ही होती है, चाहे ये परिस्थितियाँ हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, जो उस व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रोत्साहन का सिद्धांत है जो वोल्स और कॉफमैन ने दिया था। यह सिद्धांत दो प्रकार का है। पहला है धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा है ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन होता है इसमें किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होता है तो यह है धनात्मक प्रोत्साहन। और ऋणात्मक प्रोत्साहन वह होता है जो किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ने से रोकता है, यह ऋणात्मक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई धारणा बन गई है कि उसे उस वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, वह उसके लिए हानिकारक हो सकती है। इस तरह की बातें उसके मन में भर दी गई है, इस तरह के विचार उसे बताए गए हैं, तो वह उसे पाने के लिए प्रेरित नहीं होगा, वह उसके लिए प्रयास नहीं करेगा। तो यह होता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। अब आता है पांचवा सिद्धांत, शरीर क्रिया सिद्धांत, जिसे दिया था मॉर्गन ने दिया था। इसके अनुसार मनुष्य को प्रेरणा किसी बाहरी तत्वों से नहीं मिलती, बल्कि उसके शरीर के अंदर तंत्रिकाओं में होने वाले परिवर्तनों से मिलती है। मॉर्गन ने कहा था कि यह एक शारीरिक क्रिया होती है, शरीर के अंदर ही, शरीर के भीतर ही तंत्रिकाओं की कुछ क्रियाएं होती है, जिसकी वजह से किसी चीज़ को प्राप्त करने की, वस्तु को प्राप्त करने की एक आवश्यकता, एक नीड उसके शरीर में उत्पन्न होती है और उस नीड को पूरा करने के लिए वह प्रेरित होता है। यह बताया था मॉर्गन ने। और उसके बाद में मांग का या आवश्यकता का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता ही उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि मनुष्य की जो नीड है, ये पूर्णतः आंतरिक अवस्था बताई थी इन्होंने, उनके अंदर की आवश्यकता है या अंदर कुछ कमी महसूस कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके शरीर में एक तनाव महसूस होता है, उसे बेचैनी होती है और उसे दूर करने के लिए, उसे कम करने के लिए वह किसी कार्य को करने के लिए क्रियाशील होता है या प्रेरित होता है। यह बताया था मैस्लो ने। मैस्लो ने इसके अंदर एक हायरार्किकल ऑर्डर भी दिया था आवश्यकता का, जिसके 5 स्टेप थे और जिसमें से सबसे पहला स्टेप था जैविक आवश्यकताओं का सिद्धांत, जिसमें बायोलॉजिकल नीड की ज़रूरत होती है, भूख प्यास है, नींद है, काम है। और उसके बाद में होता है सुरक्षा की मांग, ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती है प्रथम लेवल की, तो द्वितीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। फिर थर्ड आता है सामाजिक मांग आती है, और उस सामाजिक मांग के अंदर वह अपने दोस्तों से घुलना मिलना, परिवार के साथ समय बिताना, समाज की आवश्यकता, समुदाय की आवश्यकता उसे महसूस होने लग जाती है। और फिर आता है स्व सम्मान की आवश्यकता, समाज से, समुदाय से, मित्रों से वह सम्मान की आकांक्षा करता है, उन्हें भी सम्मान प्रदान करता है। और जो अंतिम स्टेप है, पांचवा जो स्टेप है, वह आत्मसिद्धि की मांग, वह नैतिकता की बातें करता है, उदार हो जाता है, समाज हित के कार्य करने लग जाता है। तो यह आवश्यकताएं प्रत्येक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे स्टेप की आवश्यकता जो है उसके भीतर उत्पन्न होती है। और फिर जैसे ही वह आवश्यकता उत्पन्न हुई, वह बेचैनी या तनाव उसके अंदर उत्पन्न हुआ, उस तनाव को दूर करने के लिए वह क्रियाशील हो जाता है। तो ये 5 स्टेप हायरार्किकल ऑर्डर है, जिसमें प्रत्येक स्टेप की नीड पूरा होने के बाद वह द्वितीय स्टेप की नीड उसके अंदर जागृत होती है। फिर उस नीड को पूरा करने के लिए वह क्रियाशील हो जाता है वह व्यक्ति, और प्रेरित होता है किसी कार्य करने के लिए, और उसे उपलब्धि प्राप्त होती है, तो उसका अंदर का जो तनाव है वह भी समाप्त हो जाता है। तो यह आवश्यकताओं का एक हायरार्किकल ऑर्डर है जिसे दिया था अब्राहम मैस्लो ने, जिसे आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एटकिंसन ने और डी मैक्लेलैंड ने। डी मैक्लेलैंड ने इस सिद्धांत के लिए कहा था कि जिन व्यक्तियों में उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक होते हैं वे उन परिस्थितियों में अच्छा करते हैं, यानी जिसका उपलब्धि प्रेरक जितना अच्छा होगा वह उतना ही अच्छा कार्य करेगा। और जिनमें उपलब्धि प्रेरक
अच्छा होता है उनमें उत्तेजना भी उतनी ही अधिक होती है और उनका जो निष्पादन है वह भी उतना ही अच्छा होता है। और जिन व्यक्तियों में उपलब्धि प्रेरक जितना निम्न होता है उनका जो उत्तेजना का स्तर है उतना ही कम होता है और उनकी जो प्रेरणा का जो स्तर होता है वह भी कम होता है और उपलब्धि का जो लेवल है, जो उपलब्धि प्राप्त होती है वह भी कम प्राप्त होती है, निष्पादन कम होता है। यह सिद्धांत दिया था एटकिंसन ने और उसके बाद में डी मैक्क्लेलैंड ने। अब आता है प्रेरकों के प्रकार। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके द्वारा दिए गए कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो ये प्रकार हमें ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। प्रेरकों के प्रकार मैस्लो के अनुसार 2 प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक होते हैं जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, आराम, यह जन्मजात होते हैं। अर्जित जो कि जन्म लेने के बाद परिवेश से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे रुचि है, आदत है, सामुदायिकता, यह अर्जित में आ जाता है। ये थे मैस्लो के अनुसार। अब आता है थॉमसन के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो थॉमसन के अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक जैसे खेल है, अनुकरण करना, सुझाव, सुख की प्राप्ति। और कृत्रिम प्रेरक होता है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सामूहिक कार्य की प्रेरणा। और गैरेट ने इसके 3 प्रकार बताए हैं। पहला जैविक प्रेरक, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक, तीसरा सामाजिक प्रेरक। जैविक प्रेरक वही हो गए भूख, प्यास, काम, निद्रा, आराम। मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो संवेगों के कारण उत्पन्न होते हैं जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम, दुख और आनंद। सामाजिक प्रेरक जैसे आत्म प्रदर्शन है, आत्म सुरक्षा है, ये सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रेरणा के, अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सिद्धांत किन के द्वारा दिए गए हैं, सिद्धांतों में क्या बात कही गई है और प्रेरकों के किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कितने प्रकार होते हैं। एक्सीलेंट लर्निंग के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन से रिलेटेड वे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रॉम एक्सीलेंट लर्निंग वीडियोस। थैंक यू।